ये चैप्टर में जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें निकालना है ना। तो जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि 10x इज इक्वल टू √3 और 10 किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड। तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एक एक वैल्यूज तो आपको वैसे ही पता है कि 10x इज इक्वल टू कितना होता है, 10√3 है, इसका मतलब ये 60 डिग्री पे वैल्यू होती है, यानी π/3। एक आंसर तो ये है जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा 10x इज इक्वल टू कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड। तो उसे हम लिख देंगे 10 पाई प्लस π/3। ठीक है, तो जैसे ये लिखा तो हमारे पास में आया 10x इज इक्वल टू 10 4π/3। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन जो आया इसके लिए x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू एक आंसर तो अपना आया π/3, दूसरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4π/3। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब हमें ये तो हुआ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी और वो ये था कि 10x इज इक्वल टू 10y, 10x इज इक्वल टू 10y हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू nπ प्लस y, है ना। ये 10x 10 वाले फार्मूले में था। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, हमने लिखा 10x इज इक्वल टू 10 π/3, ये रहा। और जनरल सॉल्यूशन अगर कोई हमें लिखने को दे तो x इज इक्वल टू nπ प्लस π/3, इट्स ओवर। ये यही क्वेश्चन है ना। जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला x और y की वैल्यू, उसके बीच में जो हमारे पास फार्मूला है जनरल सॉल्यूशन का, उस जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन हमने फिर देखा तो sec x इज इक्वल टू 2। हमें sec x मतलब cos जो होता है cos, और cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, cos की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो cos की वैल्यू कब आती है, वो आती है cos 60 पर, 60 पर। तो cos 60 पर वैल्यू आती 1/2। तो अगर सेक अगर देखा जाए तो सेक 60 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/1 मीन्स 2 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है इसका पहला क्वाड्रेंट तो हमारे पास में आ गया, सेक एक्स इज इक्वल टू सेक π/3, यानी x इज इक्वल टू, एक आंसर तो हमारे पास ऑल पॉजिटिव है, ये प्लस का 2 लाना है, तो एक तो ये आ गया। एक कॉस जो होता है वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। तो कॉस अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, इसका मतलब सेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। लिखते समय आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लिख सकते हैं और उसे हम लिख देंगे सेक एक्स इज इक्वल टू सेक 2π माइनस π/3, यानी कितना आ जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास में आंसर आएगा सेक सेक 5π/3, क्योंकि ये 6 माइनस पाई हो जाएगा, तो ये 5π/3 आ गया। दो आंसर आ गए। एक और बात बताता हूँ, अगर आप चाहें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट अपने पास में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक एक्स इज इक्वल टू सेक माइनस π/3, क्योंकि सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। उससे भी आंसर जो आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कितना आएगा, वो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू आपके जो जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया वो आया π/3। ठीक है, और क्या आ गया, π/3 आया, साथ ही साथ आपका कितना आ गया, 5π/3। आप ये भी लिख सकते थे, माइनस π/3 भी लिख सकते थे। अच्छा, सेक एक्स है तो अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos x इज इक्वल टू 1/2, और cos 1/2 कब होता है, cos होता है 60 पे, अपन ने अभी बात करी यहाँ पर, है ना। तो cos 60 पे होता है। अब अपन, हमारे पास फार्मूला cos का है, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है बेटा, cos x इज इक्वल टू cos y, है ना। तो cos x इज इक्वल टू cos y, x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस वाई। तो हमारे पास में जो लिखा हुआ है उसके बेस पे अगर मुझे कोई लिखने को बोले तो मेरे पास लिखा हुआ है cos x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। जल्दी तो नहीं कर रहा ना मैं, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इसी से मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पर अपना x तो x ही है, y कितना है तो बस उसी को लिखना है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये दूसरा अपना क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और कंटिन्यू में ही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें भी एक छोटी सी वैल्यू लिखी है, वो लिखा है कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। देखो -1 में तुम्हारे था बहुत देर से कि माइनस होगा तो फिर क्या होगा, तो हमने यहाँ देखा कि कॉट माइनस कहाँ होता है, तो हमने ये देखा कि यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर 10 पॉजिटिव, 10 मतलब क्या हो गया, कॉट भी पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कॉट जो होगा वो माइनस होगा। अच्छा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कब होता है, 10:30 पर, है ना, 10π/6 पर क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू तो पता लगी, क्योंकि ये इसका उल्टा होगा, 10 कॉट जो आएगा तो वो 30 पे वैल्यू आएगी। तो मैंने एक आंसर लिखा, क्या लिखा, कॉट एक्स इज इक्वल टू, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट अगर मुझे लिखना है तो मैंने लिखा कॉट पाई माइनस π/6 लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ इस क्वाड्रेंट पे अपन चले गए ना, तो पाई माइनस π/6 लिख दिया, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉट 5π/6 आ गया। ठीक है, एक आंसर ये भी था, क्या है उसे अपन लिख देते हैं, फटाफट लिख देते हैं, क्या वही फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो हमने लिखा कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3, और मैंने बोला या तो 2π माइनस π/6 लिख दीजिए, तो मैं चलो वही लिख देता हूँ, या माइनस में भी लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, कॉट 2π माइनस कितना लिख दो, ये जो वैल्यू थी उसकी π/6, यानी हमारे पास एक आंसर और जो आ रहा है वो आया कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट 11π/6, या आप ऐसा भी लिख सकते थे -π/6, ये इस पे भी सही है, क्योंकि 2π तो इनिशियल पोजीशन हो जाता, तो कॉट -π/6 भी जो था वो सही था। अच्छा, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं x की दो वैल्यूज दूंगा, एक तो क्या दे दूंगा मैं 5π/6 दे दूंगा, या एक -π/6 दे दूंगा, या 11π/6। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन तो अपन निकालते हैं, आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन होता था 10x इज इक्वल टू 10y, तो आंसर आता था x इज इक्वल टू nπ प्लस y। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास y क्या था, तो y अपने पास 5π/6 है और -π/6 भी है, तो मैं एक काम करूँ, ऐसा लिख दूँ, x इज इक्वल टू nπ माइनस π/6, ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो हमारे पास में ये जनरल सॉल्यूशन हमने कौन से क्वेश्चन का निकाला, क्वेश्चन नंबर 3 का। कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए अभी आपने देखा कि अपन पुराने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो बात कुल मिला के फिर ऐसी ही आ जाती है कि इसको साइन और क्या लिख दें, इसे लिख देते -1/2 लिख देते, क्योंकि कुल मिला के अपने पास फार्मूला, जनरल सोल्यूशन का फार्मूला साइन कॉस और टेन का है, तो मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया कोसेक को। ठीक है ना। अच्छा, साइन कहाँ कहाँ निगेटिव, देखो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें साइन नेगेटिव आएगा, तो साइन अपन निकाल ही लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखते हैं, तो साइन एक्स है ना, ये वैल्यू किसकी है, तो हमने देखा कि यार ये वैल्यू जो 1/2 है ना, साइन 30 जो होता है π/6, वो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। हमने इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा, तो मैंने लिख दिया साइन माइनस थीटा, थीटा मतलब कितना, π/6, यानी एक मेरा आंसर आया है -π/6। इसे मैं 2π माइनस π/6 भी लिख सकता था। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में आने वाला एक सॉल्यूशन तो ये रहा।
दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, तो मैंने लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट लिखना है मुझे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करूँ बेटा, पाई प्लस लिख देता हूँ, तो मैंने लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, है ना। तो हमने उतना एंगल जोड़ दिया, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाय 6 उतना जोड़ दिया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए उतना माइनस कर दिया था, तो अपने पास कितना आ गया, साइन 7 पाई बाय 6। तो कोई मुझसे पूछे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू मैंने जो बोली है वो किसकी, x इज इक्वल टू मेरे पास जो आ गया वो आया माइनस पाई बाय 6 और कितना 7 पाई बाय 6। जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, तो हम आप लोगों को पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसका फार्मूला बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, कितना वो आपको याद है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, फिर लिखते हैं प्लस -1 की पावर n और y। अच्छा, अपना x कितना है, वो तो x ही है, साइन x ये रहा, कहाँ था यार, ये रहा साइन x, और इधर कितना आया, तो हमारे पास आया माइनस पाई बाय 6। मैं उसे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस पाई बाय 6 लिख दो ना। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ के करता हूं मैं, वो ये कि अगर बाय द वे एक माइनस इसे दे दिया तो यहां पर आ जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1, क्योंकि -1 की पावर 1 और n ये दोनों क्या होगी, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, -1 की पावर n और एक माइनस है यानी -1 की पावर 1 है, तो हमने सम कर दिया और क्या लिख दिया, पाई बाय 6। अब जो आंसर आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसा लिख लो, है ना। तो हमने क्या देखा, इन 4 क्वेश्चनों में ये देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और साथ ही साथ कौन से जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा, और ये भी सीखा कि अगर बाय द वे हमको साइन अगर माइनस में दिया हुआ है तो 0 से लगाकर 360 के डिग्री के बीच में 2 ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं जहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। कॉस भी अगर दे दिया जाए, कॉस अगर पॉजिटिव में दे दिया जाए, मान लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से, 1 और 4th में। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, इस बार अभी नहीं समझाता इस पार्ट को, आप पुराने वीडियोस में देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x का हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11th। हाँ, तो चलिए हमने इसको इधर लिख दिया, ये ऐसा होता है cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, वैसे कन्वर्ट कर लिया। आप लोगों को पता है cos माइनस में हो तो साइन साइन आता है, ट्वाइस साइन, है ना, c प्लस डी 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 और साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये -2 को तो उधर भेज देंगे तो 0 चले जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने थोड़ा सा आगे इसे लिया और लिखा साइन, ये कितना आ गया बेटा, 3x 6x अपॉन 2 यानी कितना आ गया, साइन 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x अपॉन 2 यानी साइन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 है या साइन x इज इक्वल टू 0 है या दोनों ही 0 है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन 3x इज इक्वल टू 0 ठीक है। और या मैंने क्या लिख दिया, साइन x इज इक्वल टू कितना, साइन x इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है कि साइन 3x 0 कहाँ वैल्यू होती है, साइन 0 पर। साइन की क्यों कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो बेटा इधर साइन इधर 0 है तो साइन इधर है, तो यहाँ पे भी साइन ले लिया। अच्छा, ये भी तो 0, तो हमने लिया साइन x इज इक्वल टू साइन 0 ले लो, है ना, साइन 0 पे 0 आता है। अच्छा, यहाँ से मैंने वो फार्मूला लगा दिया, फार्मूला आपको याद है वो क्या है, अगर बाय द वे साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो अपने पास आता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और y। अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू दोनों पार्ट में क्या है, 0 है, तो मुझे 0 रखने से कोई इसका
रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट इसको जीरो, आप समझे कि मैंने जीरो रखा तो ये जीरो हो गया। तो मेरे पास यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन आया वो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई, है ना। और प्लस, तो प्लस जीरो लगाने से क्या फायदा, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया n पाई बाय 3। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने लिखा तो x इज इक्वल टू n पाई और प्लस जीरो लगाऊंगा तो जीरो ही रहेगा। तो मेरा एक आंसर ये आया x इज इक्वल टू n पाई और एक आंसर आया n पाई बाय 3। ठीक है, इन दोनों पार्ट पे आंसर जो आपका आएगा, इन दोनों पार्ट पे वो क्या आएगा, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं एक बार इसी क्वेश्चन में इस पार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये n पाई बाय 3 को, है ना। इसी में समझना, इसे अच्छे से मैं समझाता हूँ क्योंकि ये 2 मिनट का काम है मेरे लिए। मैंने यहाँ पे लिखा कॉस कॉस 4 पाई कॉस 4x है ना, कॉस 4x इज इक्वल टू कॉस 2x। एक काम करते हैं, अपन n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी पाई बाय 3 ले लेते हैं ना। तो पहला तो अपन ये समझते हैं कि पाई बाय 3 पर ये सही होगा क्या। तो हमारे पास में आया कॉस 4 पाई बाय 3 और इधर कितना आ गया, कॉस 2 पाई बाय 3, है ना। अच्छा, मैंने इसे 4 पाई बाय 3 को लिखा कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 और इसे मैंने लिखा कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। हाँ देखो ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, इस पे अगर आप देखें पाई प्लस पाई बाय 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। थर्ड में जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी माइनस कॉस पाई बाय 3। और है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका कॉस निगेटिव आएगा, तो कॉस माइनस कॉस पाई बाय 3। देख लीजिए, यानी हम जितने भी अब आंसर रखेंगे वो चाहे पाई बाय 3 रखो या n इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रखो या कोई सा भी रखे। चलो मैं पाई रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ, पाई। तो मैंने यहाँ रखा कॉस 4 पाई। देखो ये जो मैंने लिया था कॉस, तो यहाँ से एक आंसर रख के देख रहा हूँ, है ना। तो n इज इक्वल टू 1 मान के रख लेते हैं। तो देखो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 4 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई। अच्छा, आप लोगों को पता है कॉस की वैल्यू यहाँ पर भी 1 होती है और यहाँ कितनी होती है, -1। 4 पाई यानी ये एक बार घुमा तो 2 पाई और एक बार और घूम गया तो 4 पाई। कहाँ आ गया, यहाँ, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 1। और एक बार घूमेगा तो भी ये यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने देखा कि ये कितनी भी बार रख दो, चाहे 1 पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, 4 पाई, क्योंकि 2 पाई जब रखोगे तो ये आ जाएगा cos 8 पाई यानी इनिशियल पोजीशन, ये आ जाएगा cos 4 पाई इनिशियल पोजीशन। यानी हमने ये देखा कि ये जो आंसर आ रहा है उसमें n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करा और इसमें हमें निकालना क्या है, वही जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इन दोनों में मैंने एक फार्मूला लगा दिया। और आपको पता है कॉस कॉस अगर प्लस में हो तो एक बार फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉस कॉस प्लस में हो तो कॉस कॉस आता है, और मैंने प्लस में देखा तो 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी 2x आ जाएगा, कॉमन कुछ निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे लिखने की कोशिश करी और इसका फार्मूला लगा दिया, 2 कॉस 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना। और ये माइनस का cos 2x वैसे ही रहने दिया इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसे आप देखें तो ये 2 cos कितना आ गया, 2x जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये क्या आ गया, cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos 2x हमने ले लिया कॉमन। समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा।
इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर हो गए, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये दूसरा फैक्टर हो गया। हम जानते हैं कि फैक्टर में अगर इज इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इसीलिए हमको शुरू से लिखवाना सिखाया है कि cos 2x इज इक्वल टू 0 आर 2 cos 2x टू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन में अभी बनाने वाला हूँ। अच्छा, आपको पता है कि cos 0 कहाँ आता है? पाई बाई 2 पर। तो ये आ गया कि इसके हमने लिख दिया cos पाई बाई 2 लिखा। अब आपको ये फार्मूला भी याद है कि cos x इज इक्वल टू cos y हो, cos x इज इक्वल टू cos y हो, तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यही इसका क्या है? जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास x भी है, ये x है, ये y है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते। cos x इज इक्वल टू cos y इज इक्वल टू 2x, अपने पास x नहीं, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हमारा y जो है वो कितना है? पाई बाई 2। अच्छा, एक काम करते 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें x का आंसर लाना है। तो x इज इक्वल टू 2 से ये वाला 2 डिवाइड हो गया तो n पाई, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ तो प्लस माइनस पाई बाय 4, है ना। तो ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। एक और हमारे पास में बचा हुआ है, वहां भी चल देते हैं। तो ये आ गया 2 cos x इज इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब क्या आ गया? cos x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। और 1/2 तुम्हें पता है कि ये cos की कहाँ वैल्यू होती है? तो ये cos x इज इक्वल टू होता है cos पाई बाई 3 पर, 60 पर वैल्यू होती है ना cos में। और ये जैसे हमारा x भी आ गया, y भी आ गया, तो इस जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू अपना आंसर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और इन दोनों वैल्यूज पर n की कुछ भी वैल्यू रखोगे, n इज इक्वल टू 1 0 जो भी रखेंगे, उस पर हमारा ये आंसर जो ऊपर दिया है वो क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जनरल सॉल्यूशन था। सिंपल सा पार्ट करा हमने, क्या करा यहाँ पर इन दोनों पार्ट में उसका फार्मूला लगा दिया cos c प्लस cos d का। cos 2x बाहर था, तो जैसी वैल्यू आई तो हमने देखा cos 2x कॉमन आ सकता है, तो 2 cos x माइनस 1। फिर ये देखा कि दोनों फैक्टर हैं, दोनों आप फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 है। तो cos 2x इज इक्वल टू 0। तो हमारे जैसे सॉल्व करा तो हमें पता है कि 0 कब आता है? वो आता है पाई बाई 2 पर। तो हमने उसको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में रख दिया। x की वैल्यू लानी थी, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन यहाँ x की वैल्यू हम लेके आ गए।